Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. We are going to discuss the chapter 4 of class 10th NCERT Geography. And this topic is definitely very important. जो मैं एग्रीकल्चर से हमेशा यूपीएससी के क्वेश्चंस देखता हूँ वो तकरीबन इस टॉपिक से आए हुए हैं, इस चैप्टर से आए हुए हैं. चाहे पहले के 3 चैप्टर वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और दे डिडंट गिव मी, बट हाँ हर जगह पर दिया. जैसे लैंड रिसोर्सेज में आपके 3-4 क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में आए हुए हैं. कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड में फैलो लैंड कौन सा, ये वाला, इसमें क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आए हुए हैं. अब जरा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर पे. यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग इस चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है. जो हम नॉर्मली देखते रहे सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, वो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है. देन इसमें क्रॉप्स के क्या क्लाइमेट चाहिए, कैसा चाहिए, वो भी एक्सप्लेन्ड है इस टॉपिक में. और यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं. एग्रीकल्चर वैसे भी अगर आप चेक करो सीडीएस के पेपर में, सीएफएफ के पेपर में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं. चेक कर लीजिए फिर एनडीए के पेपर में. तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं. 2/3 of the population means 66% of the population is directly engaged in agriculture activity. It's a primary activity. Most of the food that we consume. Besides food grain, it also produces raw material for various industries. So agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. अगर मैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करूँ, एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमी activity in our country. Cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technical know-how, and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. At present, it's in different parts of the India. The following farming are practiced. Number 1 is primitive subsistence farming. ये नॉर्मली प्रैक्टिस जो है स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या? प्रिमिटिव का मतलब होता है पिछड़ी. सब्सिस्टेंस अपने गुजारे के लिए. ये नॉर्मली कहाँ पर होगा? जहाँ पर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होगा विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डिगिंग स्टिक्स, फैमिली कम्युनिटी लेबर. लेबर घर की होगी. और ये एग्रीकल्चर डिपेंड किस पे करता है? नेचुरल मॉनसून पे, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे. कुछ हम केमिकल्स नहीं डाल रहे, कोई हम इरीगेशन के टेक्निकल मोड्स नहीं जा रहे, नॉर्मल जो बारिश का पानी होगा उस पे. क्लियर है? और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा. ये चीज़ का ही एग्जाम्पल है झूमिंग या स्लैश एंड बर्न, क्योंकि इसमें भी तो यही चीज़ है. जो आदिवासी हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में क्या किया जाता है? जंगल को काटा जाता है, उस जगह पर खेती की जाएगी. जब फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी इस जगह की, दे विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड. फिर यहाँ पर खेती की जाएगी. अगर यहाँ पर उपजता कम होती है तो फिर आगे. तो यही चीज़ इधर बताई गई है. इससे क्या होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तब तक वापस आते समय तक ये फॉरेस्ट फिर से आ चुका होगा. ये पहले था जब पॉपुलेशन कम थी, लेकिन आज ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ चुकी है. वो चीज़ अब नहीं हो रही. और इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम भी अलग अलग है. झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, पामलाऊ मणिपुर में कहा जाता है, डीपा बस्तर छत्तीसगढ़ में. ये नाम भी आपने याद रखने. झूमिंग स्लैश एंड बर्न आपको मिल्पा मैक्सिको, ये कई बारी पेपर में आ चुका जी. क्लियर है? कनूको वेनेजुएला में, रोका भी आ चुका है ब्राजील में. ये पेपर में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है. लडांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम एंड मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका. मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन आया हुआ आपके सीडीएस एनडीए में, और वैसे भी इसी प्रकार अलग अलग स्टेट्स में नाम है इसके. बेवाड़ और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोड़ू पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पमादाबी और कोमान इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे वातरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन हिमालयन बेल्ट, कुरुबा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न. तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दुनिया में जो नाम है वर्ल्ड वाइड, ये पूछे हुए हैं 2-3 बार. इंडियन नाम अभी तक कभी पूछे नहीं, लेकिन हमें देखने को मिले इसी एनसीईआरटी में. इंपॉर्टेंट है जी, फिर से मैं कहूँगा पेपर में. उसके बाद अगर बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, पहले हमने बात की प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस मतलब जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा है और इंटेंसली खेती की जा रही, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेबर अवेलेबल है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर. तो नेचुरली जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, लैंड होल्डिंग छोटी होगी, राइट. तो ये क्या करेंगे? इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, इरीगेशन एंड यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन.
Clear. The right of inheritance leading to the division of land among successors has rendered land holding size very uneconomical. The farmer continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternate source of livelihood. There is enormous pressure. समझ आई बात जी? तो ये नॉर्मली उन एरियाज में, स्टेट्स में जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और लैंड होल्डिंग कम है. लैंड होल्डिंग कम क्यों होगी? जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, डिवाइड होती गई लैंड, तो लैंड इतनी सी रहेगी. तो वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं उस एरिया में. नेक्स्ट आते हैं जी कमर्शियल फार्मिंग. ये कमर्शियल फार्मिंग जहाँ पर भाई लेबर कम है, आपके पास इनपुट ज़्यादा, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो खूब, HYV सीड्स जो महंगे सीड्स हैं वो यूज़ कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, ये सब यूज़ किए जा रहे हैं. वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा. इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप. तो दैट इज़ बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशन को भी हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, राइट. सो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव. और यहाँ तक कि विदेश में तो भाई अमेरिका जैसे कंट्री, कनाडा जैसे कंट्रीज़ में हवाई जहाज़ से फर्टिलाइज़र फेंके जाते हैं. और आपको भी पता है खाने वाले कम है तो सारा कमर्शियल ही होता है. इसी प्रकार कमर्शियल फार्मिंग में ही प्लांटेशन हो सकता है, क्योंकि ये तो बिजनेस के लिए ही प्लांटेशन किया जाएगा, चाहे वो टी हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे रबर हो, चाहे शुगर केन हो, चाहे बनाना हो. आप शुगर केन की पैदा करके कितना का आप खा सकते हो. क्लियर है जी. इसी प्रकार इंडिया में अलग अलग जगह पर ये मेनली प्रैक्टिस होता है, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें. क्रॉपिंग पैटर्न में आपका आता है ये सारी चीज़ें जिसमें हम बात करते हैं इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लाइक फूड फाइबर क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स. राबी, खरीफ और जायद. इस पे भी बार बार यूपीएससी आज भी क्वेश्चन पूछता है. राबी क्रॉप जो सर्दियों की स्टार्टिंग में लगे और जब सर्दियां खत्म हो तब कटाई हो जाए, हार्वेस्टेड इन समर. वीट हो गया, अभी लग रहा है. और ये नॉर्मली आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में मिलेगा, जहां पर आप सर्दियां को देखोगे. साउथ में तो दोस्त जो कोस्टल स्टेट्स है वहां पर सर्दी ज़्यादा होती नहीं, वहां पर राबी क्रॉप्स नॉर्मली नहीं लगेंगे. वीट आपने कभी सुना नहीं होगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में लग रहा है. मेनली राइस वहां पर खरीफ लगता है. मस्टर्ड ऑयल नॉर्थ में यूज़ किया जाता है, साउथ में नहीं. सो बार्ले भी नॉर्थ में. पीस आजकल आ रहे हैं सर्दियों में. मटर, ग्राम्स, हरे चने भी इस समय आ रहे हैं. सो दीज आर बेसिकली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट. फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो सर्दियों में आपको याद होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, जनवरी में बारिश आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण. और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने बात की थी, जो साइक्लोन बनता है मेडिटेरियन सी में, वो इंडिया में आने की बात करता है उससे. द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैव बीन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ अबव मेंशन्ड क्रॉप्स. इसी प्रकार अगर हम खारिफ क्रॉप्स की बात करें, वो क्रॉप्स होते हैं जो गर्मियों में लगते हैं, जो मानसून की स्टार्टिंग में, राइट. सो और जब गर्मियाँ खत्म होने के टाइम आया था सितंबर अक्टूबर, तब कटाई. यहाँ पर आप पैडी देखते हो, मेज देखते हो, ज्वार, बाजरा, तुर, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. एंड दीज आर प्राइमरली ग्रोन इन असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरियाज यही हैं. क्लियर है जी. पर्टिकुलरली along with Uttar Pradesh, Bihar, recently paddy has become an important crop of Punjab and Haryana due to irrigation facilities. और ये पेपर में, आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ, 3 क्रॉप्स ऑफ ग्रोन इन दिस स्टेट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. ओस, अमन, बोरो, ये राइस की वेराइटीज हैं. फिर खारिफ में राबी खरीफ के बाद एक बीच में जो क्लाइमेट आता है उसको कहते हैं हम जायद. गर्मियों के स्टार्टिंग से पहले, खारिफ से पहले और राबी के बाद. यहाँ पर आप नॉर्मली देखोगे कौन से, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स, वाटर क्रॉप्स. सो दैट वाज अबाउट राबी खरीफ सीजन. अब अगर मेजर क्रॉप्स के उनके सीजन्स के बारे में बात करें, सबसे पहले राइस. स्टेपल क्रॉप मतलब नॉर्मली हमारे खाने का मेन स्टेपल क्रॉप, स्टेपल राइस है इन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. खारिफ क्रॉप टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए. और जहाँ पर कम बारिश होती है जैसे पंजाब हरियाणा में, वहाँ पर विद हेल्प ऑफ इरीगेशन दे ग्रो द राइस. ये सारा आप अगर देखो एरियाज, ये राइस बेल्ट है.
जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। जहाँ पर बारिश कम होती है ये माइनर एरिया, राइट। ये वाले जो स्टेट्स हैं ये बेसिकली ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन है। बहुत अच्छे से इन्होंने डायग्राम में समझाया। अगली बात करें प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, कैनाल इरीगेशन और ट्यूबवेल्स के कारण इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर राइस का हो रहा है। वीट की बात करें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सीरियल क्रॉप है, मेन फूड क्रॉप है इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं, 75 सेंटीमीटर तक सालाना बारिश बहुत है। और टू वैरायटी इंपॉर्टेंट जोन्स, गंगा सतलुज प्लेन्स in the northwest and black soil region of Deccan like Punjab, Haryana, UP, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan are having such crops. Now let's talk about millets. Millets में क्या जी, ज्वार, बाजरा, रागी are important millets grown in India. They are coarse grain, they have high nutritional value. Ragi is rich in iron, calcium and other macronutrients. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. सो रेन फेड क्रॉप कहते हैं इनको, क्योंकि ये सिर्फ बारिश पे निर्भर करते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए नहीं। ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा आपको पता बिल्कुल सैंडी, जिसमें बारिश चाहिए नहीं, सैंडी सॉइल्स में प्रोड्यूस होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। फिर हमारा रागी है जी, सर्दर्न ड्राई एरियाज में मिलता है, रेड ब्लैक सैंडी सॉइल्स में, राइट। दीज आर ग्रोन इन कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब। नेक्स्ट है ये मेज़, जो कि एक फूड क्रॉप भी और फॉडर भी है, क्योंकि ये जानवरों को भी दिया जाता है, एनिमल्स को भी, और वैसे इंसान भी खाते हैं। सर्दियों में जैसे पंजाब हरियाणा में मक्की की रोटी बनती है। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर, ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छा है, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। बिहार मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर। इंट्रोडक्शन ऑफ मेज। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये वीट वाला भी आपको सारा नॉर्दर्न स्टेट्स ही मिल रहा है, कोई भी सदर्न पार्ट है ही नहीं, राइट। देन पल्सेस, आपको भी पता है ये जो है प्रोड्यूसर भी इंडिया लार्जेस्ट और कंज्यूमर भी, क्योंकि मोस्टली वेजिटेरियन डाइट है इंडिया में और इनका मेन सोर्स प्रोटीन यही है। सो उड़द, मूंग, मसूर, ये सारे पीस, और यही इस पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, इनको बारिश ज़्यादा चाहिए नहीं, ड्राईलैंड क्रॉप्स हैं ये। लिग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर से फिक्स कर सकते हैं सॉइल में, यही बताया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका हैविंग दीज क्रॉप्स। देन यू हैव शुगर केन विच इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्मियों में लगता है 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में सालाना बारिश। इरीगेशन वहाँ पर चाहिए अगर वहाँ पर बारिश नहीं इतनी होती, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स, नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया आफ्टर ब्राजील। मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंडसरी एंड मोलासेस। द मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ऑल। Now if I talk about oil seeds, second largest producer of groundnut in the world. Rapeseed production, India is the third largest producer in the world after Canada and China. Different oil seeds are grown. 12% of the total crop area of the country are groundnut, mustard, coconut, शीशम, सोयाबीन, ये सारे हमारे इनसे तेल बनता है. Most of these are edible and used as cooking media. Some of these are also used as a raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. Groundnut is a kharif crop and accounts for half of the major oil seeds produced in the country. गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु, क्योंकि खारिफ क्रॉप है, बारिश चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, सूखा क्रॉप है. लिनसन एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स. सीसम is a kharif crop in the northern and rabi crop in the south. Castor seed is grown both as rabi as well as kharif. ये भी याद रखिएगा, important है regarding oil seeds. Tea cultivation is an example of plantation, important beverage crop introduced in India initially by British. Most of the plantations are owned by Indians. The tea plant grows in tropical and subtropical climates endowed with deep and fertile, well-drained, rich in humus and organic matter. It requires warm and moist-free, frost-free climate all through the year. Frequent showers, slopes पे लगता ताकि पानी खड़ा ना हो.
ensure continuous growth of tender leaves. It's a labor-intensive industry, requires abundant and cheap labor, processed within the tea garden to restore its freshness. Darjeeling, Assam, Jalpaiguri district of West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, and apart from these, Himachal, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, Tripura are also tea producing states in India now. Second largest after China. Coffee, you have the three varieties of coffee. Arabica is a variety of coffee which is grown. इसी में अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में, हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, लिबेरिका और रोबस्टा, ये कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं. ये यमन से लाए हैं हम अरेबिका वैरायटी. इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होती है और सबसे पहली प्रोडक्शन शुरू हुई थी बाबा बुदान हिल्स. Even today it is cultivated, but it is primarily in southern India, नीलगिरी, कर्नाटक and these. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अगर आप बात करो फ्रूट्स में, तो ट्रॉपिकल भी होते हैं, टेम्परेट भी होते हैं. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, साउथ में खूब मैंगो, और यूपी वेस्ट बंगाल में भी. और ऑरेंजेस हम बात करें तो नागपुर, चिरापुंजी. बनानाज ऑफ केरला, राइट, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. लीची, गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. Pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh. So we have ample of crops which are grown, fruits are grown in the different parts of the country. So that was about this part. नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें, रबर इक्वेटोरियल क्रॉप है, गर्मी चाहिए खूब और बारिश भी चाहिए 200 से 250 सेंटीमीटर तक, 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर. प्राइमरली सदर्न स्टेट्स में केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एंड सम पार्ट्स ऑफ मेघालय विल हैव दिस क्रॉप बिकॉज बारिश खूब चाहिए. अगर हम फाइबर क्रॉप्स में बात करें तो हमारे कंट्री में सिल्क होता है. मेजर 4 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क होती हैं. इसके नाम इन्होंने दिए, मैं बताता हूँ. मुगा, तसर, एरी और मलबरी. मेजरली ज़्यादा मलबरी प्रोड्यूस होता है इंडिया में. जो मुगा वो सिर्फ असम में मिलता है. क्लियर है जी. तो देर आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप. सिल्क आर ग्रोन, cotton, jute, hemp and natural silk. The first 3 are basically obtained from the crops in the soil. The later is obtained from the cocoons of the silkworm. Rearing of silkworm को कहा जाता है सेरीकल्चर. कॉटन की अगर बात करें, इंडिया को कहा जाता है कि ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन पहली बार पाया गया था. और ये जो कॉटन है इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना. वेल इन द ड्रायर एरियाज ऑफ द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए. इस पे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका. ब्राइट सनशाइन. खारिफ क्रॉप है 6 to 8 months टू मेच्योर. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राइट, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सभी में, और पंजाब, हरियाणा में. बेसिकली कॉटन भी 2 प्रकार का, एक लॉन्ग स्टेपल है, एक शॉर्ट स्टेपल है. सदर्न स्टेट्स में शॉर्ट स्टेपल है, नॉर्दर्न स्टेट्स में लॉन्ग स्टेपल है, जिसको नरमा भी कह देते हैं. ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. जूट की बात करें तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है. ये नॉर्मली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, इस एरियाज में, ईस्टर्न स्टेट्स में, जहाँ पर बारिश होती है खूब, जहाँ पर ह्यूमिडिटी खूब है, वहाँ पर होता है, क्योंकि इसको काफ़ी ह्यूमिडिटी चाहिए. राइट. इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, ये सारी चीज़ें. किसी टाइम पे अगर आपको याद हो, ये इंडस्ट्री बर्बाद होनी शुरू हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, बट नाउ इट हैज़ रीगेन्ड. टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें, एग्रीकल्चर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इंडिया में प्रैक्टिस शुरू से होता रहा. सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैज हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, which provides livelihood for the 60% of its population, needs some serious technical institutional reforms. Cultivation, consolidation of holdings, cooperation, and the abolition of zamindari were given priority to bring institutional reforms in the country after independence. Land reform was the main focus of first 5-year plan. Laws of land reforms were enacted, but implementation was still lacking and is lukewarm. 60-70s के बीच में जब ग्रीन रेवोल्यूशन पहली बार आया था, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था एग्रीकल्चर में. देन वाइट रेवोल्यूशन, जिसको फ्लड ऑपरेशन कहा जाता है. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सभी ने याद होगा, MS स्वामीनाथन, और अदरवाइज नॉर्मन ई बारलॉग कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हमारा 67 में इंडिया में आया था. दूसरी तरफ वाइट रेवोल्यूशन, जिसको फ्लड ऑपरेशन कहते हैं, इट वाज वर्गीस क्यूरिन हु वाज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन.
इज एवरीवन के लिए 80s to 90s कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो ये सारा बताया गया कि क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। इवन इस पे भी पक्का याद रखिए, भूदान ग्रामदान, इसको किसने स्टार्ट की थी भूदान मूवमेंट? विनोबा भावे। He also participated in satyagrahas as he was one of the votaries of Gandhi's concept of Gram Swaraj. After Vinoba Bhave undertook Pad Yatra to spread Gandhi's message, covered almost entire country. He was directing some poor landless laborers, demanded some land for economic well-being, would not promise it to them immediately but assured to talk to the government of India. So undertook cooperative farming. R.C. Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villages. So that act was known as Bhudan. ये पक्का याद रखिएगा, कई बारी क्वेश्चन आ सकता है। Is also known as bloodless revolution. Very very important. Some zamindar owners of offered to distribute some village among landless people. और अगर हम इकोनॉमी की बात करें, कैसे इसका स्तर गिरता जा रहा है जीडीपी में, कंट्रीब्यूशन में एग्रीकल्चर का, ये भी इम्पोर्टेंट है जी। किसी टाइम पे देश की आज़ादी के टाइम एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता था, 50 to 60%। आज वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14 से 15% हो चुका है। ये भी आप देखते जाओ तो गिरता जा रहा, ग्रोथ रेट -0.2 तक पहुंच चुका है, राइट। तो ये सारा था, हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज इस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट स्टिल वी नीड टू ब्रिंग आउट द न्यू थिंग्स। ये आपके एसए में भी काम आ सकता है, जिनका पेपर 2 CFF का हो तो दे कैन डेफिनेटली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द पेपर 2 हेयर इन दिस पार्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बताया गया, ऐसा जैसे क्वेश्चन नहीं बनता, बट यू नीड टू रीड इट। So that is all for today. I hope you people enjoyed this chapter. It's a wonderful chapter on agriculture. आई एम श्योर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ क्लासेस लगाई हुई हैं, चाहे वो अनअकैडमी हो चाहे ऑफलाइन, दे मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली अर्लियर ऑल्सो। So thank you. Jai Hind everyone.